शेर शाह सूरी, इसका कार्यकाल 1540 से 1545 ईस्वी तक था। पहले इसका प्रारंभिक जीवन देख लेते हैं। शेर शाह का प्रारंभिक जीवन। शेर शाह सूरी या शेर खां भारत में सूर राजवंश के संस्थापक था। शेर शाह का जन्म 1472 में इतिहासकार कानूनगो के अनुसार 1486 माना गया है। नारनौल परगाने में हसन खां सूर की अफगान पत्नी के गर्भ से हुआ था। शेर शाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था और उसके पिता साहस राम और ख्वावा स्वापुर के जागीर थे। शेर शाह के प्रशासनिक कौशल से प्रभावित होकर उसके पिता ने अपने जागीर प्रबंधन का कार्य उसे सौंप दिया, लेकिन कुछ कारणों की वजह से वह इसे छोड़कर दौलत खां की सेवा में आगरा चला गया। 1522 में वह दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहानी के यहाँ नियुक्त हुआ। यहीं पर शेर शाह द्वारा एक शेर को मार डालने के कारण बहार खां लोहानी ने उसे शेर खां की उपाधि दे दी तथा अपने पुत्र जलाल खां का संरक्षण नियुक्त कर दिया। 1528 में चंदेरी के युद्ध में वह बाबर के सेना में शामिल हुआ। वह मुगलों के साथ लड़ा। 1529 में घाघरा के युद्ध में वह महमूद लोदी के साथ हो लिया, किंतु लड़ने के बजाय बाबर को निष्क्रिय रहने का संदेश भिजवाया। इसी समय बाबर ने हुमायूं को इससे सतर्क रहने की सलाह दी। 1539 में चौसा के युद्ध में मुगल सम्राट हुमायूं का शेर शाह सूरी से आमना सामना हुआ, जिसमें शेर शाह सूरी विजय हुआ और उसने शाही उपाधि शेर शाह सुल्तान ए आदिल धारण किया। हुमायूं द्वारा अपने खोए क्षेत्र को पुनः प्राप्ति के क्रम में दोनों टकराव चलता रहा। 1540 में बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में दोनों को आमना सामना हुआ। इस युद्ध में हुमायूं का पुनः हार का सामना करना पड़ा। इसी के साथ शेर शाह ने मुगल साम्राज्य पर अपना अधिकार जमा लिया। शेर शाह ने अपने शासन विस्तार जारी रखा। कुछ ही समय में अपने राज का विस्तार पूर्व में बंगाल, पश्चिम में सिंध तक कर लिया। राज अभिषेक। बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध में विजय प्राप्त करके 1540 में शेर शाह का दिल्ली और आगरा पर अधिकार हो गया। 68 वर्ष की आयु में 1540 में वह दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इस प्रकार उसने 1540 में उत्तर भारत के सूरवंश अथवा द्वितीय अफगान साम्राज्य की स्थापना की। शेर शाह सूरी के राजनैतिक अभियान। गखखारों के युद्ध में 1541 में शेर शाह का गखार जाति के लोगों से युद्ध हुआ, जिसमें शेर शाह उनकी शक्ति को खत्म तो ना कर सका। उसकी रोकथाम के लिए उसने पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ के किले का निर्माण करवाया। गखर लोग अपनी वीरता एवं साहस हेतु प्रसिद्ध थे। वह लूटपाट करते थे। मालवा का अभियान। शेर शाह ने 1542 ईस्वी में मालवा पर आक्रमण कर अधिकार कर लिया, क्योंकि उस समय मालवा कमजोर और बिखरा हुआ था। रायसीन का अधिकार। 1543 ईस्वी में शेर शाह ने रायसीन पर आक्रमण किया। माना जाता है कि शेर शाह ने इस अभियान में धोखे से राजपूत शासक पूरनमल को मार डाला। पूरनमल की मृत्यु के बाद राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। रायसीन की यह घटना शेर शाह के चरित्र पर एक कलंक माना जाता है। मरवाड़ का अभियान। 1544 में शेर शाह ने मरवाड़ के शासक मालदेव पर आक्रमण किया। मालदेव, जो 1532 में गद्दी पर बैठा था, सारे पश्चिम और उत्तर राजस्थान को अपने कब्जे में कर लिया। मालदेव ने जैसलमेर में भाटियों की मदद से अजमेर को भी जीत लिया। ऐसा माना जाता है कि मरवाड़ के अभियान शेर शाह के समस्त अभियानों में सबसे कठिन अभियान था। इस युद्ध में राजपूत सरदार जायता और कुंपा ने वीरता का प्रदर्शन किया। अंततः युद्ध की विजय के लिए शेर शाह ने कूटनीति का सहारा लिया था। कलिंजर का अभियान। 1545 में शेर शाह का अंतिम अभियान कलिंजर का अभियान था। कहा जाता है कि शेर शाह ने कीरत सिंह कलिंजर के शासक को एक नाचते गाने वाली दासी के
हथियाने के लिए कलिंजर पर आक्रमण किया था, जिसके कीरत सिंह ने देने से इनकार कर दिया था। कलिंजर के अभियान के दौरान शेरशाह ने किले की दीवार को गोला बारूद से उड़ा देने की आज्ञा दी। उसी दौरान किले की दीवार से टकराव एक गोला उसके पास रखे बारूद के ढेर पर जा गिरा और उससे आग लग जाने से 22 मई 1545 ईस्वी में शेरशाह की मृत्यु हो गई। शेरशाह का प्रशासन। शेरशाह सूरी की गणना मध्यकालीन भारत में महानतम शासकों में की जाती है। इसका कारण शेरशाह की सूरी सैनिक उपलब्धियां नहीं वरन उसके उच्च कोटि के शासन व्यवस्था को स्थापित किया जाना जाता है। साम्राज्य निर्माता एवं प्रशासक के रूप में अकबर का पूर्वगामी माना जाता है। उसने अपनी राजधानी आगरा बनाई थी। केंद्रीय प्रशासन। शेरशाह पूर्णतः एकतात्मक शासन पद्धति में विश्वास करता था तथा संपूर्ण शक्ति को अपने हाथों में केंद्रित रखता था। वह नगर पालिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका सैनिक मामलों का प्रमुख था। फिर भी इतने विशाल साम्राज्य पर शासन करने के लिए उसे कुछ लोगों के सहयोग की आवश्यकता थी। अतः उसने कुछ विभागों की स्थापना किया था जो कि निम्नलिखित है। जैसे दीवान-ए-वजारत। यह विभाग आर्थिक मामलों को देखरेख करता था। इसका अध्यक्ष वजीर होता था। इसके पद प्रधानमंत्री के समान अतः अन्य मंत्रियों के कार्य को भी देखता था। दीवान-ए-अरीज या अर्ज। इस विभाग के अधिकारी को अरीज-ए-मुमलिक कहा जाता था। सैन्य संबंधी कार्य विभाग के अंतर्गत आते थे, परंतु यह सैनिक की भांति नहीं करता था। दीवान-ए-रिसालत। यह अन्य राज्यों के साथ पत्र व्यापार आदि के जरिए संपर्क रखता था। कुछ अन्य स्रोतों से में धार्मिक विभाग से संबंध माना जाता है। दीवान-ए-इरशा। यह समान प्रशासन विभाग था जिसके अधिकारी का प्रमुख कार्य सरकारी आदेशों का पालन करवाना और लिपिबद्ध कराना था। दीवान-ए-काजा यह न्याय विभाग था जिसके प्रमुख अधिकारी काजी कहा जाता था। दीवान-ए-बरीद यह गुप्तचर विभाग था जिसके अधिकारी को वरीद-ए-मुमलिक कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी का साम्राज्य काफी विस्तृत था, अतः उसने अपने साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभक्त कर रखा था। प्रांतों का सूबा कहा जाता था। प्रत्येक सूबा का सर्वोच्च अधिकारी सूबेदार होता था, जो कि साधारणतः राजा का पुत्र, मित्र अथवा घनिष्ठ व्यक्ति होता था। सुल्तान का एकताओं पर कठोर नियंत्रण होता था। स्थानीय प्रशासनिक व्यवस्था। शेरशाह का स्थानीय शासन 3 भागों में वर्गीकृत था: सरकार, परगना और ग्राम। एकताओं को सरकार इन्हीं जिला में विभक्त किया जाता था। प्रत्येक सरकार के 2 प्रमुख अधिकारी को नियुक्त की जाती थी, जिन्हें सिकंदरान या मुसीफान कहा जाता था। इनमें से सिकंदर का पद ऊंचा होता था तथा उसका कार्य सरकार के समान प्रशासन करना था। मुसीफान का कार्य न्याय करना था। यह दोनों अधिकारी को सहायतार्थ अनेक अधिकारी होते थे। प्रत्येक सरकार कई प्रागणों में बटा था। प्रत्येक प्रागना में एक सिकंदर, एक मुंसिफ, एक फतेदार यानी खजांची और जो कारकुन क्लर्क होते थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। एक परगना में अनेक गांव होते थे। ग्राम प्रशासन का प्रमुख मुखिया होता था, जो कि गैर सरकारी पदाधिकारी होता था। भू राजस्व व्यवस्था। शेरशाह के शासनकाल में सर्वप्रमुख विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व व्यवस्था में सुधार किया जाना था। सर्वप्रथम उसने अपने विश्वसनीय अधिकारी अहमद खां के निरीक्षण में राज्य की भूमि की वास्तविक माप इकाई शेरशाह ने भूमि की माप के लिए गज-ए-सिकंदरी का प्रयोग करवाया। इसमें मापन के लिए सन से बनी रस्सी का उपयोग किया जाता था। किसानों को शोषण से बचाने के लिए शेरशाह ने पट्टा और कबूलियत व्यवस्था को शुरू किया था। पट्टा एक राजकीय पत्र होता था जिसमें उपज के क्षेत्र, उत्पादन एवं भू राजस्व की जानकारी लिखी होती थी। किसानों से कबूलियत के रूप में सहमति पत्र पर हासिल कर लिया जाता था। शेरशाह की लागत व्यवस्था मुख्य रूप से रैयतवाड़ी थी, जिसमें किसानों के प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जाता था। शेरशाह के समय लगान
नगद या अनाज दोनों रूप में देने की छूट थी, किंतु प्राथमिकता नगद अदायगी को ही दिया जाता था। शेरशाह के समय भूमि की किस्म, फसल के आधार पर उत्पादन और औसत निकलवाया जाता था और उसके बाद उत्पादन का 1/3 भाग कर के रूप में वसूल किया जाता था। विदित है कि मुल्तान के उत्पादन का 1/4 कर के रूप में वसूल किया जाता था। लगान के अतिरिक्त किसानों को जारीबान, सर्वोच्छन शुल्क एवं महाशिलान कर, संग्रह शुल्क नामक कर भी देना पड़ते थे, जो कि क्रमशः भू राजस्व का 2.5% एवं 5% होता था। गुप्तचर विभाग एवं डाक व्यवस्था। शेरशाह ने उच्च कोटि के गुप्तचर विभाग की स्थापना की, ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय राजनीतिक उथल पुथल होने के कारण शासक को प्रत्येक घटना की पूर्व जानकारी होना नितांत आवश्यक था। संपूर्ण राज्य में सरायों, बाजारों और अन्य संस्थानों का गुप्तचर नियुक्त किए जाते थे। देश में प्रत्येक भाग से रोज शासक को खबर पहुंचाने के लिए इस विभाग की बड़ी संख्या में घोड़े दिए गए थे। सैन्य व्यवस्था। शेरशाह एक विशाल सेना का निर्माण किया था तथा सैन्य व्यवस्था उसने अलाउद्दीन खिलजी की पद्धति दाग और हुलिया प्रथा का पुनः जीवित किया। शेरशाह स्वयं अपनी सेना का सेनापति था तथा स्वयं उनकी भर्ती कराता था। सैनिकों की योग्यता के आधार पर उनका वेतन निर्धारित किया जाता था। शेरशाह ने सिपाहियों को सीधी भर्ती का सिलसिला शुरू किया, जिसके लिए हर रंग रूट के चरित्र की जांच की जाती थी। सिपाही का पूरा व्यक्तिगत वर्णन दर्जा रहता था। शेरशाह की सेना में लगभग 1,50,000 घुड़सवार और 25,000 पैदल और 5,000 हाथी पर्याप्त तोपखाना था। शेरशाह ने पुलिस व्यवस्था के संदर्भ में स्थानीय उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य किया, अर्थात जो अधिकारी जिस क्षेत्र में नियुक्त होता था उस क्षेत्र के शांति व्यवस्था का उत्तरदायित्व उसी का होता था। सार्वजनिक कार्य। शेरशाह ने अनेक सार्वजनिक कार्य किए, जिसमें सर्वप्रथम अनेक सड़कों का निर्माण, उसकी मरम्मत, यात्रियों के ठहरने के लिए सरायों का निर्माण आदि शामिल था। शेरशाह द्वारा बनाई गई 4 सड़कें अत्यधिक प्रसिद्ध है, जो कि पहली सड़क बंगाल से सोनरागांव से शुरू होकर दिल्ली के लाहौर होती हुई पंजाब में अटक तक जाता है। दूसरी सड़क आगरा से बुरहानपुर तक जाता है। तीसरी सड़क आगरा से जोधपुर होती हुई चित्तौड़ तक और चौथी सड़क लाहौर से मुल्तान तक। शेरशाह द्वारा बनाई गई सड़कों में पहली सड़क को सड़क-ए-आजम कहा जाता है। इसे ही ने आगे चलकर लॉर्ड ऑकलैंड जीटी रोड कहकर पुकारा है। शेरशाह ने इन मार्गों के किनारे 1700 सिराएं बनवाई है तथा जगह जगह पानी, वृक्ष और मस्जिदों का व्यवस्था करवाई है। प्रत्येक सराय की देखभाल के लिए सिकदार करता था। इतिहासकार कानूनगों ने इन सरायों को साम्राज्य रूपी शरीर की धमनियाँ कहा है। मुद्रा व्यवस्था। शेरशाह के सिंहासन पर बैठने के समय मुद्रा की दशा अत्यंत शोचनीय थी। सिक्के में मिलावट साधारणतः पाई जाती थी। शेरशाह ने एक अत्यंत विकसित मुद्रा व्यवस्था प्रचलित की। उसके पुराने घिसे पिटे सिक्के के स्थान पर शुद्ध चांदी रुपया 180 ग्रेन तथा तांबे का दाम 380 ग्रेन चलाया। इसके अतिरिक्त उसने दाम के आधे चौथाई और 16वें भाग को भी अनेक सिक्के चलाए थे। शेरशाह ने अपने सिक्कों पर अपना नाम और पद टकसाला के नाम अरबी और देवनागरी में खुदवाया था। शेरशाह द्वारा जारी रुपये के बारे में सीमत ने लिखा है कि यह रुपया वर्तमान ब्रिटिश मुद्रा प्रणाली पर आधार है। शेरशाह के शासनकाल में चांदी के रुपये और तांबे के दाम का अनुपात 1:64 था। भवन और इमारतें। भवन और इमारतें। शेरशाह ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंस शेष से दिल्ली के पुराने किले का निर्माण करवाया। उसने दिल्ली का पुराना किला-ए-कुहान नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेरशाह ने अपने साम्राज्य की पश्चिमोत्तर सीमा पर रोहतासगढ़ का किला बनवाया था। शेरशाह द्वारा निर्मित सासाराम के मकबरे को पूर्व काल स्थापत्य कला का पराकाष्ठ और नवीन शैली का प्रारंभ घोतक माना जाता है। कनिंघम ने शेरशाह के मकबरे को ताजमहल से भी सुंदर कहा है। शेरशाह का उत्तराधिकारी। शेरशाह एक महान साम्राज्य निर्माता था।
यह दृढ़ संकल्प रखने वाला व्यक्ति था। वह अपने कार्यों को चतुर और राजनीतिक कुशलता व्यक्ति था। शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में हिंदू मुस्लिम दोनों को समान अधिकार दर्जा प्रदान किया। वह समाजवादी नीति का समर्थक था। उसके प्रशासन में जन कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को पूरा करने वाला समस्त तत्व विद्यमान थे। उसकी प्रशासनिक व्यवस्था कार्यकुशलता इतनी उच्च थी कि आगे चलकर अकबर द्वारा कई मौके पर उसका अनुसरण किया गया है। अब्बास खां शेरवानी ने शेरशाह की प्रशंसा करते हुए कहा है कि बुद्धिमत्ता और अनुभव में वह दूसरा हैदर था। शेरशाह का मूल्यांकन। 1545 में शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका छोटा पुत्र जलाल खां 1545 से 53 तक शासक बना। जलाल खां ने शासक बनते ही बाद इस्लामा शाह की उपाधि धारण किया। इस्लामा शाह के पश्चात उसका पुत्र फिरोज खां सिंहासन पर बैठा, लेकिन जल्द ही उसकी हत्या मुबारिक खां द्वारा कर दी गई। 1553 में मुबारिज खां मुहम्मद आदिल शाह की उपाधि धारण कर शासक बना। इसी मुहम्मद आदिल शाह का प्रधानमंत्री हेमू था, जिसे 1556 में पानीपत के द्वितीय युद्ध में अकबर द्वारा हराया गया था। 22 जून 1555 ईस्वी में सरहिंद नामक स्थान पर हुमायूं ने दिल्ली के शासक सिकंदर शाह सूरी को पराजित कर भारत में मुगल सत्ता को पुनः स्थापित कर लिया। सूर्य साम्राज्य के पतन का कारण। सूर्य साम्राज्य का नींव शेरशाह ने डाली थी। इसके पतन का प्रमुख कारण शेरशाह के अयोग्य उत्तराधिकारी थे। शेरशाह के उत्तराधिकारियों ने समाज के समस्त वर्गों का समर्थन प्राप्त करने की अपेक्षा उनके बीच फूट और अलगाव की स्थिति थी पैदा कर दी और परिमाणतः जनता में असंतोष की भावना पैदा हुई। मुहम्मद आदिल शाह 1553 से 57 के समय 5 अफगान शासक प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहे थे, अतः अफगानों में कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं था। उन्हें इस बात का भय नहीं था कि हुमायूं वापस लौटने में की संभावना है, और वास्तव में ऐसा ही हुआ। इन समस्त परिस्थितियों में यह कोई आश्चर्य नहीं है कि शेरशाह सूरी की मृत्यु के बाद अगले 10 वर्षों में द्वितीय अफगान साम्राज्य का पतन हो गया।